जी हो गया। ओके, ये आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है जो कि आपको मिल जाएगी उस फ़ोल्डर के अंदर, उस फ़ाइल के अंदर जो मैंने सबमिट कराई हुई है। ये फ़ाइल होगी आपकी जो मैंने सबमिट कराई है। जब इस फ़ाइल को आपने ओपन करना है तो ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले नंबर पे जो फ़ोल्डर है वो आपके फाइनल प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है, जिसका आपने प्री फाइनल वाइवा दे दिया है और अब इसके साथ आपका कोई लेना-देना नहीं है। ना ही जो फाइनल प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपने कोई कोड या कोई इस तरह की चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ना ही प्रोजेक्ट चला के दिखाना होता है। कोडिंग से रिलेटेड कोई सवाल जो है वो अब दोबारा नहीं किया जाएगा। प्री फाइनल आपका क्लियर हो चुका है, कोड आपका जो इवैल्यूएट होना था वो हो चुका है। उसके अलावा ये 2 बाकी फाइलें हैं, उनमें से एक है प्रेजेंटेशन और एक है रिपोर्ट। दोनों तकरीबन सेम फाइलें हैं। थोड़ा-सा फ़र्क है जो रिपोर्ट के अंदर है कि थोड़ी-सी डिटेल ज़्यादा लिखी होती है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो चेक नहीं होती। जो फाइनल वाइवा है उसके अंदर आपकी जस्ट फाइनल प्रेजेंटेशन वाली जो फ़ाइल है उसको आपने पूरा एक्सप्लेन करना होता है। ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है, ये जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरह से शो होगी। उसमें अब ये यहाँ पे आपने सबसे पहले आपका जो वाइवा है, 1 सेकंड होल्ड करें। ओके, तो ये जो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है इसको आपने ओपन करना है। वाइवा आपका स्टार्ट होगा। सुपरवाइज़र को आपने इंट्रोडक्शन करवाना है कि आपका नाम क्या है, आपका प्रोग्राम कौन-सा था, आपका प्रोजेक्ट कौन-सा था और आपके प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट थी, यानी कि उसमें क्या बोला गया था बनाने को। उसके बाद आपने एक-एक करके सारी डायग्राम्स एक्सप्लेन करनी है। जैसे ये डायग्राम आपकी है यूज़ केस वाली, तो आपने जैसे ये ओपन की उसके बाद आपने ये यूज़ केस वाली डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करने से मतलब ये होता है कि आपने ये बताना है कि यूज केस डायग्राम क्यों इस्तेमाल की जाती है। इन शॉर्ट आपको यूज केस डायग्राम की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो यूज केस डायग्राम की डेफिनेशन आप इस तरह से बताएंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं काम या कोई भी जो एक्टिविटी हम करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज केस डायग्राम बनाई है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जब यूजर उसको लॉग इन करके इस्तेमाल करने लगेगा तो कौन कौन से काम जो हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर कर सकता है। जितने भी काम एक यूजर प्रोजेक्ट के अंदर कर सकता है वो सारे काम हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मिसाल के तौर पे अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको 2 बंदों ने यूज़ करना था। एक एडमिन है और एक आपका कस्टमर या सादा यूज़र है। तो दोनों यूज़र्स जो हैं जब वो प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन करेंगे तो वो कौन-कौन से काम कर सकते हैं, ये आपने सुपरवाइज़र को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वाइवा स्टार्ट हुआ, आप इस स्लाइड पे पहुँचे, आपने यूँ इसको एक्सप्लेन करना है कि सर ये यूज़ केस डायग्राम है, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन-सा यूज़र कौन-कौन से काम अंजाम दे सकता है। ये जो आप रेक्टेंगल शेप देख रहे हैं इसको बाउंड्री कहते हैं और ये जो ओवल शेप्स हैं जिसके अंदर लिखी हुई हैं मुख्तलिफ यूज़ केसेस लिखी हुई हैं, इनको यूज़ केस सिंबल कहते हैं और ये जो यूज़र्स की जैसे बनी हुई हैं डायग्राम्स, इनको हम एक्टर्स कहते हैं। और ये जो एरो कीज़ हैं या ये जो लाइन्स हैं जो कि एक्टर्स को यूज़ केसेस के साथ जोड़ रही हैं, इनको हम कनेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। तो यूज़ केसेस आपने फिर इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि सर एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है, ट्रांज़ैक्शन देख सकता है, नया प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट को एडिट कर सकता है, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है और फीडबैक को भी व्यू कर सकता है। जबकि जो यूज़र है वो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, व्यू प्रोडक्ट, आइटम परचेज़, व्यू ऑर्डर और गिव फीडबैक, ये सारे काम अंजाम दे सकता है। तो इस तरह से ये एक डायग्राम आपने उसको एक्सप्लेन कर दी। अब या तो वो आपको पूरा बोलने देगा या फिर आपको वो बीच में टोक देगा सुपरवाइज़र। आपको वो बीच में टोक के ये भी पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे आप जब उसको एक्सप्लेन कर रहे थे डायग्राम को, तो आपने नाम सही नहीं बताया या आप नाम बताना भूल गए, तो वो आपको रोक के बोलेगा कि ये जो ओवल शेप्स हैं इनको क्या कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये 1 सेकंड मैं आपको थोड़ा-सा मज़ीद पेंट के अंदर गाइड कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, तो वो कहेगा जी ये जो ओवल शेप है इसको क्या कहते हैं? तो आपने बताना है सर इसको यूज़ केस कहते हैं। वो आपसे पूछेगा कि ये जो बाउंड्री है बाहर, ये रेक्टेंगल शेप की इसको क्या कहते हैं? तो वो आप बताएँगे कि इसको हम
बाउंड्री वॉल कहते हैं। उसके बाद वो पूछ सकता है कि ये जो आपके पास बंदा सा बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको एक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक चीज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फाइनल वाइवा का यही मकसद है कि आपसे वो डायग्राम्स में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं उनकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा वो। अच्छा, उसके बाद अगली हम ले आते हैं स्लाइड। इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन टायर, ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो कि यूजर को नजर आता है, वो HTML और CSS में बना हुआ है। जो बिजनेस टायर है, यानी कि जो पीछे सर्वर वाला हिस्सा है जो हैंडल होता है, वो PHP में बना हुआ है। और जो डेटाबेस है वो हमारा MySQL में। इसको बस आपने इतना से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आती है सीक्वेंस डायग्राम। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस डायग्राम जो है उनका क्या जिम्मा है या उनका क्या काम है। तो देखिए, सीक्वेंस डायग्राम में ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर यूजर जब प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम सर अंजाम देने लगेगा, तो वो पूरा काम होने के दौरान कौन कौन सी चीजें जो हैं वो चलेंगी बैकग्राउंड में, यानी कि वो पूरा प्रोसीजर किस तरह से फाइनलाइज होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये यूजर है तो इसने साइन अप रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो उसके लिए बैकग्राउंड पे क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो जो हमारा यूजर है वो साइन अप रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमारे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, या ये जो आपके पास रजिस्टर न्यू यूजर वाला पेज है, इस पे वो साइन अप रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड होने के बाद जो हमारी पेज हमारा है वो इस रिक्वेस्ट को भेजेगा यूजर क्लास कंट्रोलर की तरफ, यानी कि जो हमारा कोड है PHP का, उसके पास ये सारा कोड जाएगा जो जो डिटेल यूजर ने प्रोवाइड की है, वो इस सारे डिटेल्स को भेजेगा डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें जो है वो सेव हो जाएंगी और डेटाबेस की तरफ से जवाब आएगा कि डेटा इसका सेव हो चुका है, और वो जवाब जो है वो मिल जाएगा या यूजर को नजर आ जाएगा उसी पेज पे जिस पेज पे उसने रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजी थी। तो ये पूरा सीक्वेंस है, ये तरतीब है जिस तरतीब से वो काम जो यूजर ने किया था वो हो रहा है या सरंजाम पा रहा है। तो ये हमारी सीक्वेंस डायग्राम है। अब यहाँ पे भी सुपरवाइजर बीच में आपको रोक लेगा जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे होगे, और वो आपसे पूछ सकता है किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो आपके पास नीचे डॉटेड लाइंस हैं इनको क्या कहते हैं। तो आप ये बताएंगे कि ये आपके पास होती है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन वो चीज होती है जिसके ऊपर हम किसी भी एक्टिविटी को प्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पे, अब ये हमारे पास एक्टिविटी है कि यूजर ने जब साइन अप रिक्वेस्ट सेंड किया तो उसका डेटा सारा क्लास कंट्रोलर को जाना है। तो क्लास कंट्रोलर की ये जो पूरी एक्टिविटी है या पूरा आपके पास ड्यूरेशन है, इसको प्लेस करने के लिए जो जगह होती है वो लाइफ लाइन होती है। अच्छा, फिर आपसे यूजर वो सुपरवाइजर ये भी पूछ सकता है कि ये आपके पास जो नीले कलर की लाइन है इसको क्या कहते हैं। तो ये आपके पास होती है टाइमलाइन, कि एक एक्टिविटी कितनी देर तक के लिए प्रोजेक्ट के अंदर ओपन रहती है या काम करती रहती है। अब आप देखें कि डेटाबेस की एक्टिविटी जो है वो सबसे छोटी है। उसकी वजह है कि डेटाबेस के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत कम है। डेटा उसमें जाना है, सेव होना है और उसमें जवाब दे देना है। लेकिन जो यूजर इंटरफेस है उसकी एक्टिविटी हमारे पास सबसे बड़ी है, उसकी टाइमलाइन सबसे बड़ी है, क्योंकि वो पेज काफी देर तक ओपन रहेगा। पहली बात तो ये है कि यूजर उसमें सारी डिटेल अपनी लिखेगा तो पेज ने ज्यादा देर ओपन रहना ही है। फिर उसके बाद जब वो डेटा भेज देगा तो जब तक जवाब नहीं आता तब तक भी उसका ये वाला पेज ओपन रहेगा। तो इसलिए ये टाइमलाइन इसकी बड़ी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज आपसे सुपरवाइजर ये भी पूछ सकता है कि ये जो एरोज हैं, फॉर एग्जांपल ये जो अब एरो जा रहा है ये आपके पास कौन सा एरो है, और ये जो आपके पास डॉटेड एरो है ये कौन सा है। तो ये आपने बताना है कि ये हमारे पास मैसेजेस के एरो हैं। इनको हम मैसेजेस या डायरेक्शनल एरोज भी कहते हैं, कि जिसमें हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक जो जा रही होती है इंफॉर्मेशन, उसका फ्लो हम शो शो ऑफ करते हैं। कि यहाँ पे हमारे पास एक इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी तक जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसका फ्लो शो करने के लिए ये एरोज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डॉटेड और सिंपल में क्या फर्क है, कि ये जो हमारे पास सिंपल एरो जा रहा होता है, ये वो इंफॉर्मेशन होती है कि जो सिंक्रोनस होती है, यानी कि वो आप ये कह लें कि इसके जवाब में जो चीज आनी है वो उसके बिल्कुल साथ मुताबिकत रखती है। और इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं कि वो आपसे जो पूछ सकता है कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं इनको क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसी तरह से ये जो बंदा सा बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, ये एक्टर कहलाता है। तो इस तरह से सारी सीक्वेंस डायग्राम जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है, चाहे इसमें जितनी भी हैं। सारों की एक्सप्लेनेशन सेम होगी क्योंकि सारों में एक जैसी चीजें हैं। उसके बाद आ जाती है लॉजिकल मॉडल क्लास डायग्राम। अब इसके अंदर जो चीज हमने एक्सप्लेन करनी होती है वो ये है कि अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास पूछा जाएगा या आपने खुद बताना है कि ये जो क्लास डायग्राम है ये क्या है। तो इसमें हमने ये बताना है कि जो भी डब्बा यहाँ पे बना हुआ है, हर एक डब्बा जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को शो करता है, और वो जो क्लास है वो हैंडल करती है मुख्तलिफ किस्म का डेटा। जैसे प्रोडक्ट्स वाली क्लास है, तो प्रोडक्ट्स वाली क्लास ने डेटा हैंडल करना है, और यहाँ पे जो हर बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन के अंदर क्लास का नाम लिखा हुआ है, दूसरे पोर्शन के अंदर उस क्लास के वो तमाम वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप्स लिखी हुई हैं जो कि उस क्लास के अंदर हमने इस्तेमाल किए हैं, और तीसरे डब्बे में वो सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि उस क्लास के अंदर मौजूद हैं और जिनको हम कॉल करके डिफरेंट चीजें जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स वाली क्लास है, तो प्रोडक्ट्स वाली जो क्लास है उसके अंदर हमारे पास ये मल्टीपल किस्म का जो डेटा है वो यहाँ पे मौजूद है। यानी कि जो प्रोडक्ट वाली क्लास है वो हमसे प्रोडक्ट आईडी भी लेगी, आइटम नेम भी लेगी, आइटम डिटेल, कैटेगरी, स्टेटस, आइटम इमेज, प्राइस, लास्ट मॉडिफाइड और स्टॉक यानी कि क्वांटिटी, ये सारी चीजें हमसे लेगी। और इस क्लास के अंदर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो इस एक क्लास के अंदर हम इतने सारे काम जो हैं वो सरअंजाम दे सकते हैं। तो और इसी तरह से बाकी भी ये सारी क्लासेस मौजूद हैं। इनकी रिलेशनशिप जो है अलबत्ता वो आपने एक्सप्लेन करनी होगी कि हर क्लास का आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि ये जो अब हमारे पास ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स वाली क्लास है, इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें अब ये देखना है कि यहाँ पे ये जीरो और डॉट लगा हुआ है, और इधर लगा हुआ है वन और स्टेरिक। यानी इस तरफ लगा हुआ है जीरो और स्टेरिक, और प्रोडक्ट वाली साइड पे लगा हुआ है वन और स्टेरिक। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर्स जो हैं, जीरो यानी ऑप्शनल, जीरो का मतलब होता है ऑप्शनल, और स्टेरिक का मतलब होता है मैनी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनी ऑर्डर्स के अंदर एक प्रोडक्ट या मैनी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। सादा लफ्जों में बताया जाए तो इसका रिलेशनशिप इस तरह से बनेगा कि मैनी टू मैनी या मैनी टू वन और मैनी, ये रिलेशनशिप इसका बनेगा। और जो रिलेशनशिप है इसकी डेफिनेशन फिर आपको आनी चाहिए, और इन सब की डेफिनेशंस आपको CS403 की जो बुक है उनमें मिल जाएंगी, तमाम रिलेशनशिप की जो टाइप्स होती हैं। इसके अलावा एक और भी तरीकाकार है कि आप जिसे सर्च कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप गूगल में जाके लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन लॉजिकल मॉडल एंड क्लास डायग्राम्स। तो ये आप लिखें और उसमें आपको सारी जितनी भी हैं वो बता देगा कि किस किस्म की रिलेशनशिप्स होती हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। तो ये पहला ही लिंक आ जाएगा, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है, और जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो एग्जैक्टली आपको आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, एग्रीगेशन क्या होती है। अब जैसे हमारी जो डायग्राम है उसमें देखें तो ये हमने यहाँ पे ये कंपोजिशन की हुई है, ठीक है। तो सॉरी, एग्रीगेशन की हुई है। तो एग्रीगेशन जो है वो उसका क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, कंपोजिशन की क्या है, इनहेरिटेंस और रियलाइजेशन वगैरह वगैरह, ये आपको डायग्राम से जितनी भी डेफिनेशन हैं ये सारी नीचे लिखी हुई हैं। यहाँ से आपने तैयार कर लेनी है या फिर और जहाँ से भी आपको मिलती हैं। तो ये आपने डेफिनेशन भी तैयार कर ली। अब अगली डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारी है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है कि जिसमें कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर जितने भी आपस में इंटरेक्ट करने वाले अनासिर होते हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स और उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारा फूड ऑर्डरिंग वाला प्रोजेक्ट है, तो फूड ऑर्डरिंग के अंदर कस्टमर तो होगा ही होगा। फूड है, फूड ऑर्डरिंग वाला सिस्टम है तो कोई ना कोई आइटम्स भी होंगे। फूड ऑर्डरिंग वाला सिस्टम है और वो भी ऑनलाइन है तो शॉपिंग कार्ट तो होगा जिसके अंदर बंदे चीजें रखेंगे। और फूड ऑर्डरिंग वाला सिस्टम है तो प्रमोशंस भी चलती होंगी। और अगर फूड आइटम्स हैं तो उनकी कैटेगरीज भी होंगी। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं तो फीडबैक्स भी होंगे। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे अब अनासर निकाले हैं, इन अनासर को इकट्ठा करके एक जगह पे हम बना देते हैं। और ये जितने भी अनासर हैं इनकी फिर हम एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं खसूसियात। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास ये आइटम्स हैं। एक आइटम की क्या क्या खसूसियत हो सकती है प्रोजेक्ट के हवाले से, या एक तो उसकी आईडी होगी, फिर उस प्रोडक्ट का कोई नाम होगा, फिर उस आइटम का कोई ना कोई टाइप होगी, फिर उस आइटम का कोई साइज होगा, कलर, कैटेगरी, प्राइस, डिटेल्स। तो ये इसकी खसूसियात हैं। अब ये देखें कि कैटेगरी जो है इसकी क्या क्या खसूसियात हैं या इसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। तो ये जो ओवल शेप है इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको एंटिटी कहते हैं, और ये जो डायमंड शेप है इसको रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास
आइटम्स जो हैं इसका रिलेशनशिप है कैटेगरी के साथ। और रिलेशनशिप क्या है कि आइटम के अंदर कंटेन यानी आइटम के अंदर होंगी मुख्तलिफ कैटेगरीज, तो हर आइटम की कोई ना कोई कैटेगरी होगी। इसी तरह से कस्टमर का रिलेशनशिप है फीडबैक के साथ कि कस्टमर जो है वो पोस्ट कर सकता है फीडबैक। अब ये जो पोस्ट कर सकता है इसकी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक छोटी सी और चीज़ है जो बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास रिलेशनशिप्स भी कुछ बने हुए हैं। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास एक निशान बना हुआ है और इसी तरह से ये निशान बना हुआ है। तो ये होता है मैनी के लिए, और इसी तरह एक निशान ये है, ये होता है मैनी और वन। इसी तरह से कुछ के आगे ये डॉट भी लगा होता है, इसका मतलब होता है वन और ऑप्शनल। और इसी तरह से अगर डबल डॉट हमारे पास किसी जगह पे आ जाए तो उसका मतलब होता है वन एंड ओनली वन, जैसे कि ये हमारे पास लगा हुआ है। तो इन सिंबल्स का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, इसका मतलब होता है मैनी और वन, इसका मतलब होता है मैनी, इसका मतलब होता है ओनली वन। और इसी तरह से ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है ऑप्शनल और मैनी। तो वही बात अगेन कि डेफिनेशंस आपने इनकी भी तैयार कर लेनी है ताकि आपको डेफिनेशंस आती हों। तो शेप्स के नाम भी पता होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगुलर है तो उसको एंटिटी कहते हैं, डायमंड को रिलेशनशिप, ओवल को एट्रीब्यूट। तो ये चीज हो गई। फिर आ गई डेटाबेस डायग्राम। ये सिंपल है। डेटाबेस डायग्राम जैसे क्लास डायग्राम थी, इसमें भी वही है। फर्क इतना है कि इसमें जितने भी हमने टेबल्स बनाए हुए होते हैं डेटाबेस के अंदर, उन सारे टेबल्स की डिटेल होती है कि हर टेबल में कितने कॉलम्स हैं और उनके आगे क्या डेटा टाइप है। और उसमें जो प्राइमरी कीज है उनको हम यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन लिख देते हैं। उसके अलावा जो एक और चीज होती है वो है इन टेबल की आपस में रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप की डेफिनेशंस वो फिर आपको वही बात है कि तैयार करनी पड़ेंगी कि वन टू वन रिलेशनशिप कौन सा होता है, वन टू मैनी कौन सा होता है, मैनी टू वन कौन सा होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कौन सा होता है, और कौन से सिंबल का क्या मतलब है। ये आपको डेफिनेशंस इनकी तैयार करनी पड़ेंगी। और आखिर में जो काम आपके जिम्मे है वो ये है कि ये जो हमने डायग्राम लगाई हुई हैं, इन डायग्राम्स को आपने कर देना है डिलीट, और आपने जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी फ्रेश डायग्राम्स यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने का क्या तरीका है, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें लैपटॉप का और वो यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, दैट इज सिंपल। उसके बाद आपने इस प्रेजेंटेशन को सेव कर देना है, और जिस दिन वाइवा होगा उस दिन आपने ये प्रेजेंटेशन इसी तरीके से चला के सुपरवाइजर को इसी तरीके से एक्सप्लेन करनी है, और जो उनका जवाब सवाल होंगे उनके आपने जवाब देने हैं। तो दैट्स इट, ये हमारे पास थी हमारी प्रेजेंटेशन। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। हो गया क्लियर। जी। हो गया क्लियर। ओके, चलें जी, ठीक है। वाइवा की जब आपकी डेट आ गई तो बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।